Hello student, welcome to standard 6 semester 2 chapter number 13 पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर। आज हम इस चैप्टर का अभ्यास करेंगे जिनके लेखक है कन्हैयालाल नंदन। कश्मीर के मुख्य प्रचलित और देखने लायक स्थल रघुनाथ मंदिर जो जम्मू में स्थित है, माता वैष्णो देवी का मंदिर, पहलगांव, झेलम नदी, शेषनाग झील, अमरनाथ गुफा, डल झील, निशात बाग, शालीमार बाग, गुलमर्ग और खिलन मार्ग, ये सब यहाँ के देखने लायक स्थल है। यहाँ पूरे भारत में से तो सही, लेकिन भारत के बाहर से यानी कि विदेश में से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। और पृथ्वी पर का स्वर्ग कश्मीर को कहा गया है। स्वर्ग का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक दृश्य छा जाता है कि स्वर्ग कैसा होगा, स्वर्ग ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन भगवान ने हमारे भारत देश के कश्मीर राज्य को स्वर्ग के समान बनाया है। तो चलो आओ देखें पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर। मैं अपने बचपन से सुनता चला आ रहा था कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि भगवान ने हमारे भारत देश का जो सबसे उपला राज्य है ना कश्मीर, उनको स्वर्ग जैसा बनाया है। बड़ी समस्या थी कि न यह स्वर्ग देखा था और न कश्मीर। सही बात है, अगर हमने कश्मीर भी नहीं देखा और स्वर्ग भी नहीं देखा तो हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई स्वर्ग कैसा होगा। पता कैसे चले कि स्वर्ग कैसा है, यह कश्मीर कैसा है। इसीलिए एक दिन कुछ मित्रों के साथ दिल्ली से कश्मीर का यात्रा का कार्यक्रम बना बैठा। तो क्या हुआ कि भाई सारे फ्रेंड सर्कल्स के साथ कश्मीर जाने का प्रोग्राम बना। कार्यक्रम बनाया ही नहीं, चल भी पड़े। प्रोग्राम का प्लानिंग नहीं, हम तो निकल भी पड़े। पहले रेलगाड़ी पठानकोट तक पहुंची, फिर जम्मू तक पहुंची। जम्मू का नाम तो आपने सुना ही होगा। तवी नदी के किनारे इस मंदिर का गुंबज ऐसा सोने जैसा जड़ा है और दूर से ही चमकता है। जम्मू में जो रघुनाथ जी मंदिर की बात मैंने पहले की ना, तवी नदी के किनारे यह शहर है जो अपने मंदिरों के लिए मशहूर है। जम्मू का रघुनाथ मंदिर देश भर में मशहूर है। इस मंदिर का गुंबज सोने से जड़ा है और दूर से ही चमकता है। लेकिन यहाँ तक ही मंदिर नहीं है, अनेक मंदिर और अनेक महादेव। एक महादेव पारदर्शी है, स्फटिक के। शायद पूरे भारत में ऐसे दूसरे नहीं होंगे। जम्मू में रघुनाथ मंदिर जी के आसपास एक ऐसा महादेव का मंदिर है जहाँ का शिवलिंग स्फटिक से बना है, और ऐसा मंदिर, ऐसा शिवलिंग शायद पूरे भारत में दूसरा नहीं है। जम्मू गए और वैष्णव देवी न गए हो, लोग कहते हैं कि जीवन अकारथ, मतलब कि जम्मू जाओ और वैष्णो देवी का दर्शन न करो वो तो अकारथ, मतलब अर्थविहीन बात हो गई। मेरे साथियों में एक की हिम्मत वैष्णो देवी के नाम से छूटने लगी। कारण यह नहीं था कि वे देवी के दर्शन करना नहीं चाहता था। असल में देवी तक पहुंचने की जितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, उतने में तो अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। सही बात है बच्चों, वैष्णो देवी अगर आप गए हो तो आपको पता होगा कि वैष्णो देवी तक पहुंचने में हमें काफ़ी चलना पड़ता है, और चलेंगे नहीं तो जो चलने का पैदल रास्ता है उसके बाजू में ही सीढ़ियों का रास्ता भी जाता है, तो हमें काफ़ी सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती है, तब जाके हम माता का दर्शन कर सकते हैं। हमारी बस सुबह जम्मू से चली और पूरा दिन चली। जम्मू के बाद ही पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले छोटे, फिर बड़े, फिर बहुत बड़े। बटोट के पास एक चोटी पर बस रुकी। लाल छतों वाला बंगले हरियाली के बीच बड़े खूबसूरत लग रहे थे। कश्मीर का जो नज़ारा है उनकी बात यहाँ की जा रही है कि बस में से तो वो नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा होगा, कि वो लोग जहाँ जा रहे थे उन नज़ारों की बात
कर रहे थे। ये पहाड़ थे घसकीले, कि यहाँ घसकीले पहाड़ बरसात में घसक कर रास्ता जाम कर देते हैं। घसकीले मतलब कभी भी सिरक कर वो नीचे आ सकते हैं और रास्ता रोक देते, यानी कि रास्ते में गिरते हैं तो आगे कोई भी बस या मोटर गाड़ी जा नहीं सकती है। राम राम करते राम बन गया। फिर जो चढ़ाई शुरू हुई तो बस को भी चक्कर आने लगे, यानी रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा था कि मोड़ों की गिनती करना मुश्किल हो गया। हम कोई भी पर्वत चढ़े तो बस के रास्ते हम जाते हैं, तो आप कहीं ऐसी जगह पर गए हो तो आपको भी पता होगा कि ये पर्वतीय रास्ते किस प्रकार के होते हैं। हर 50 जगह पर एक मोड़ करते करते हम ऊंचे इलाके पर पहुंच गए जहां जवाहर सुरंग बनाई थी। वो लोग कहाँ पहुंचे? जवाहर सुरंग पर। बस में बैठे एक सज्जन बताने लगे कि 1.5 मील लंबी सुरंग के दोनों तरफ से तोड़ा गया सुरंग बनाते समय जब बीच में पहुंचे और आर पार नहीं हुए तो काम करने वाले निराशा छाने लगी। कहते हैं कि इसका इंजीनियर अपने काम पर इतना विश्वास रखता है कि बारूद लगवाई और कहा कि तोड़ दो, इस पार या उस पार हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो ये जो सुरंग की बात यहाँ की जा रही है वो बनना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इसे बनाने वाला जो इंजीनियर था उन्होंने ठान ली थी कि सुरंग तो यहाँ बनेगी ही बनेगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ तो सुरंग बनानी ही है। उस सुरंग को पार करते ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे। सुरंग यानी कि रास्ते में से बीच में से जो पैनल आती है उसमें से कोई भी बस या हमारी मोटर कार निकलती है, फिर जो एकदम खुला रास्ता आ जाता है सुरंग के बाद, वहां से उनको स्वर्ग के दर्शन होने लगे। नीचे झांका तो पता चला हरियाली के कटोरे में जो बस्ती दिख रही है वो बेरीनाग है। वो कहाँ पहुंचे? बेरीनाग पहुंच गए। वहां एक खूबसूरत बगीचा और एक जलकुंड है। बेरीनाग में क्या है? खूबसूरत बागीचा और जलकुंड। इस कुंड को जहांगीर ने चारों ओर से पक्का मेहराबदार बनवाया था। कहते हैं कि झेलम नदी का उद्गम स्थल है। इतनी बड़ी झेलम इतने बंधे कुंड से निकलेगी, मुझे तो भरोसा नहीं हुआ। लेकिन पानी लगातार वहां से बह रहा था और पता नहीं कहाँ जा रहा था। मान लिया कि यही झेलम नदी थी। बाद में हमारी बस उसी पानी की दिशा में चली तो अनंतनाग आ पहुंची। वहां से पहलगांव की दिशा में मुड़ गई। यह रास्ता बेहद खूबसूरत हरियाली से डूबा है। मन को लगने लगा कि जरूर स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी न जाने कहाँ हमारी सड़क के किनारे किनारे एक खूबसूरत सी नदी आ गई। नाम पता लगाया तो पता चला कि लिद्दर नदी है। उसी नदी के किनारे किनारे पहलगांव आए और सब सच बताऊं, पहलगांव आने पर लगा कि स्वर्ग में आ गए हैं। उन लोगों की बस कहाँ पहुंची? पहलगांव। और वहां पहुंचने पर ही उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि हम सचमुच स्वर्ग में आ गए हैं। छोटा सा बाजार, सड़क के दोनों ओर की दुकानें, सड़क के नीचे लिद्दर नदी का लगातार हाहाकार। मैंने इतनी खूबसूरत नदी अपनी याद में कभी नहीं देखी थी। यूरोप की कुछ मशहूर नदियाँ देखकर हाल में ही लौटा था और उन नदियों की गंदगी देखकर लिद्दर की खूबसूरती सचमुच ऐसी लगी कि मन ललचा गया। क्या बात हो रही है कि वे ऐसी खूबसूरत नदी मैंने विश्व भर में कहीं नहीं देखी, ऐसी ये नदी थी। लेकिन ठंडी इतनी थी कि पानी छुआ न जाए। सामने के पहाड़ में एक बर्फ का टुकड़ा पत्थरों में जमकर रुई की फोहो जैसा लग रहा था। वहाँ पानी और पर्वतीय जो सौंदर्य था उसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। पहलगांव में घोड़े वाले से पूछा, कोल्हाई चलोगे? बोला चलेंगे। मैंने पूछा चढ़ना कितना पड़ेगा? बहुत बहुत चढ़ना पड़ेगा साहब। और चढ़ने का नाम सुनकर मैं उन्हीं थुल साथी की हवा खिसक गई। तो वो घोड़े वाले ने क्या कहा कि साहब
यहाँ से तो बहुत ही चढ़ना पड़ेगा। बातों बातों में पता चला कि पहलगांव से 8 मील पर चंदनबाड़ी है, जहाँ तक जीप जाती है। फिर पिस्सू टॉप है, जिसकी चढ़ाई अमरनाथ यात्री की सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है। वहां से लोग शेषनाग झील, उसका पानी हमेशा नीला रहता है और स्वर्ग की नदियों से टक्कर लेता है। शेषनाग झील के आगे अमरनाथ गुफा है, जहां रक्षाबंधन को लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए देश विदेश से आते हैं। आपकी बुक में भी और यहाँ पर भी मैंने जो पेज आपके साथ शेयर किया है, उसमें आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हो सबसे फर्स्ट वन पिक्चर कि वो अमरनाथ गुफा है। वो जो शिवलिंग आपको वाइट कलर का दिख रहा है वो पूरा बर्फ से बना है और वो जुलाई एंड और अगस्त के 15-20 डेज मतलब कि श्रावण महीना की जो पूर्णिमा रक्षाबंधन होती है तब वो शिवलिंग पूर्ण तरह से बन जाता है। और इस शिवलिंग के दर्शन के लिए भारत में से ही नहीं लेकिन विदेश में से भी कई लोग यहाँ पर आते हैं। ये बाबा अमरनाथ बर्फ के बने हैं जो चांद के घटने बढ़ने के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। अमरनाथ के आगे लद्दाख की सीमाएं है। तय किया गया है कि अब श्रीनगर चला जाए। बस में बैठे कि श्रीनगर हाजिर, पहुंचे भी नहीं थे कि मन ललकने लगा। श्रीनगर घूमने को एक सज्जन से पूछा, डल झील कहाँ है? उन्होंने रास्ता बताया और हम उत्साह में डूबे हुए डल झील की तरफ आ गए। असल में श्रीनगर झीलों का और झेलम का मिला जुला शहर है। अगर आप चाहो तो किसी शिकारे में बैठकर श्रीनगर का काफी बड़ा हिस्सा पानी पानी में घूम सकते हो। वहां पर तो आप देखो तो बर्फीले पर्वत ही है, तो पर्वत में जब पानी बर्फ पिघलता है तो वो क्या हो जाएगा? पानी। तो चारों ओर पानी ही पानी है। तो अगर आपको जम्मू घूमना है तो वो पूरा आपको पानी में ही घूमना पड़ेगा। डल का मजा बिना शिकारे में नहीं आता। एक शिकारा किया और मजा चप्पू की छप छप के साथ आने लगा। वो जो नाव चलाने के लिए होता है ना चप्पू टाइप, वो चलाने लगे और छप छप आवाज आने लगी। आप नाव में बैठे रहिए और नावों में लगी दुकानें आपके पास से गुजरती जाएगी। फूल, केसर, कश्मीरी रेशम के काम की चीज इन नावों पर मिलती है। वहाँ ये सब ज्यादा मिलता है। फूल, वहाँ तो फूलों के कितने सारे बागीचे हैं। और केसर भी वहीं पर बनता है और रेशम की चीजें भी वहीं पर बनती है। एक साथी केसर पर मुक्त थे, सबको केसर खरीदवाने में लगे। ये जो सब फ्रेंड्स मिलकर गए थे उनमें एक जो था वो केसर के लिए बहुत ही आकर्षित था। उनको तो केसर खरीदना ही था, साथ साथ उन्होंने सबको केसर लेने के लिए भी आग्रह किया। डल के किनारे ऊंची पहाड़ी पर शंकराचार्य जी का मंदिर है। शंकराचार्य मतलब हमारे जगत गुरु। वहाँ हम लोग टैक्सी से गए और फिर वही टैक्सी से निशात बाग गए। निशात बाग डल के किनारे ही चबूतरे जैसी बागीचों पर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ एक खूबसूरत बाग है। आप अपनी बुक में देख सकते हो कि फोटो में ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हम वहाँ रूबरू उसको देखें तो कितना हमें खूबसूरत दिखेगा। बाग के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े होकर डल की तरफ देखिए तो ऐसा लगता है मानो खूबसूरत स्त्री एक खूबसूरत आईने में अपना चेहरा झांक रही है। उस बागीचे की देखो किस तरह तारीफ की जा रही है। डल के पश्चिम में निशात के सामने नसीम बाग है, जिसको सम्राट अकबर ने लगवाया था। इसे ठंडी हवाओं का बाग जानकर सही से ढंग से समझाया जा सकता है। अब आइए आपको ले चले जहांगीर के लगवाए बाग में, जिसे शालीमार बाग कहते हैं। चिनार के दरख्तों की गोद में जहांगीर का यह प्यारा सा बाग
400 साल पुराना है। इसके चबूतरे संगमरमरी मेहरवानों वाले छोटे छोटे शेरगाह, बरामदे, चश्मे और झरने रात की रोशनी में इस दुनिया से ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब वहाँ रोज शाम को ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से इतिहास को उतारा जाता है। वह दृश्य तो देखने काबिल है जब पेड़ों की टहनियों और फूलों की क्यारियों के बीच घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। पूरा इतिहास जैसे शालीमार में उतरकर खड़ा हो जाता है। लेकिन यही खड़े रहने का काम नहीं चलेगा। हमें तो अभी चश्मेशाही चलना है, जिसका पानी दवा का काम करता है। चश्मेशाही यानी बादशाही सोता शाहजहां की देन है। ऐसा ही एक सोता श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर अजबल में है। अनंतनाग में भी कुछ ऐसे सोते हैं। सोता यानी कि छोटा सा झरना। आइए इन सोतों के चक्कर से आपको इस झील में ले चले। और डल से छोटी, लेकिन वहाँ जल क्रीड़ाएं खूब होती है। मोटर बाग में सर्फिंग, स्कीइंग, तैराकी आदि करते हुए सैलानियों को देखना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। झेलम के हाउस बोट की दुनिया भी अजीब है। हम लोग होटल में ठहरे थे, लेकिन एक हाउस बोट को अंदर से देखने का बड़ा मन था। अपने शिकारे को एक हाउस बोट के पास लगवाया। आवाज दी कि हाउस बोट का मालिक आए तो उससे भावताव करे। कोई नहीं आया, शायद आवाज ही नहीं सुनी। हमने सोचा अंदर होगा, सो हाउस बोट में पहुंच गए। अंदर झांका तो देखकर तबीयत दंग। बाहर से जो केवल एक नाव लग रहा था, वह अंदर पूरा राजसी महल था। फर्श पर कालीन बिछा हुआ, सोफे और तकिए लगे हुए, बिजली के पंखे जैसे लेस पूरा तैरता महल। अब अजनबियों को इस तरह हाउस बोट में घुसा देख मालिक भागा हुआ आया और खूब बिगड़ा हम पर। हमने माफ़ी मांगी और वापस गए। तब उसने बताया कि इस तरह लोग आकर हमारा हाउस बोट गंदा कर जाते हैं। किसी की भी चीज़ किसी के घर में भी बिना पूछे कभी हमें दाखिल नहीं होना चाहिए। उसकी बातचीत से पता चला कि हाउस बोट शहर में आलीशान होटलों से ज़्यादा महंगे और ज़्यादा आरामदायक होते हैं। दूसरे दिन गुलमर्ग गए। 2650 मीटर ऊंचा एक खूबसूरत चरागाह है, जहां हर मौसम से मोटर से पहुंचा जा सकता है। गोल्फ लिंक और बर्फ पर स्कीइंग के लिए बहुत मशहूर है। स्कीइंग के लिए तो भयंकर सर्दी के दिनों में जाना होता है, लेकिन स्कीइंग करने वाले तो ऊपर चढ़ने के लिए जो रोपवे, रज्जू मार्ग, रोपवे तो आपने देखे होंगे, शायद आप बैठे भी होंगे, उस पर चढ़कर हमें भी मज़ा आया। हम चढ़ तो गए, लेकिन लौटते समय कुर्सी पर आसमान में ही टंगे थे कि पानी बरसने लगा। देखो वहाँ का मौसम ऐसा है कि यहाँ हमें कैसे गर्मी के मौसम में गर्मी लगती है, ठंडी के मौसम में ठंडी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ कभी भी बरसात होने लगती है, बर्फ़ गिरने लगती है। तो वहाँ का जो वातावरण है वो कभी भी बदल सकता है। तो उस समय भी ऐसा हुआ कि ये लोग रोपवे में से वापस आ रहे थे तो बारिश आने लगी। न कूद सकते न भाग सकते, क्योंकि रस्सों से बंधी कुर्सियाँ अपनी रफ्तार से सरक रही थी। वो रोपवे में बैठे थे तो कहीं जा भी नहीं सकते थे। धीरे 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 जब हम नीचे उतरे तो पानी थम गया और हम मारे सर्दी के ठिठुरे रहे। लौटकर श्रीनगर में रात भर कंबलों में दुबक कर रहे। वहाँ इतनी ठंड होती है कि वहाँ जिसकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है, इम्यूनिटी पावर जिसका कम हो, वो कश्मीर में जाना बहुत प्रीफर नहीं करते, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड लग जाती है। अगर ठंड लग जाएगी तो सर्दी होगी तो ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे। तो वहाँ जाने से पहले बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। गुलमर्ग के पास ही थोड़ा और ऊंचाई पर खिलन मार्ग पड़ता है। फिर और ऊंचाई पर लेह की तरफ बढ़ जाते हैं, मगर हम उतनी ही ऊंचाई पर जाने का हौसला खो बैठे थे।
हिमालय की इस खूबसूरत वादियों को और नज़दीक से देखने के लिए दोबारा आने का इरादा करके हम लोग अपने घरों की ओर लौट पड़े। ये जो फ्रेंड सर्कल, जो सारे मित्र मिलजुल कर कश्मीर की यात्रा पर गए थे, उनका ये आखिरी मुकाम था और वहाँ से वो अपने घर को निकल पड़े। लेकिन इतना ही कश्मीर देखकर यह महसूस कर लिया कि अगर कश्मीर नहीं देखा तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं देखा। सब सब सेब के बाग, बादाम की बाड़ियाँ, केसर के खेत, बर्फ की चादरें ताने हिमालय के विशाल पर्वत और झीलों के आईने में मुंह झांकती चोटियाँ, चश्मे और झरने, और सबसे बढ़कर कश्मीर में भोले भाले मेहमानवाज लोग, यह सब स्वर्ग नहीं और क्या है। तो स्टूडेंट, ऐसा है हमारा कश्मीर। कश्मीर ये बुक में जो हमें 4 पेजों में दिखाया गया है, ये 4 पेजों में तो इसका वर्णन हो ही नहीं पाता। और कितनी भी कश्मीर के लिए बुक लिखी जाए, उसके सौंदर्य के लिए वो भी कम है। आप ये पूरा चैप्टर अपने हिसाब से अच्छे से रीड कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और 1-2 बार अच्छे से पूरा चैप्टर देख लेना, तो आप भी ये चैप्टर रीड करते करते कश्मीर में पहुंच जाएंगे। स्वर्ग का आप अनुभव ले पाओगे। आशा रखती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।